Ignited Minds Tutorials has covering a wide range of topics. These videos shed light on the importance of agriculture and the role it plays in sustaining human life. Students will gain knowledge about the various methods of crop production, including conventional and modern techniques. The videos also explain the significance of soil preparation, seed selection, irrigation, and pest control measures in achieving optimal crop yield. Moreover, the tutorials emphasize the significance of Ignited Minds Tutorials. Has recently launched an informative series of videos on the topic of crop production and management, specifically designed for Class 8 students studying under the CBSE Science curriculum. These videos aim to provide a comprehensive understanding of various aspects related to crop production and management. Covering a wide range of topics, these videos shed light on the importance of agriculture and the role it plays in sustaining human life. Students will gain knowledge about the various methods of crop production, including conventional and modern techniques. The videos also explain the significance of soil preparation, seed selection, irrigation, and pest control measures in achieving optimal crop yield. Moreover, the tutorials emphasize the significance of crop rotation, multiple cropping, and mixed farming in maintaining soil fertility and ensuring sustainable agricultural practices. Students will also learn about the role of organic manures and fertilizers in promoting healthy plant growth. The videos further illustrate the importance of proper storage and marketing of harvested crops. Students will be introduced to concepts such as threshing, winnowing, drying, and grain storage techniques. Okay, we'll start with this chapter crop production and management. ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि देखो जनरली अगर देखा जाए ना तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर होता है, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन हमारे लिए एक साइंस का चैप्टर क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इट्स टू मच, एंड इन ऑर्डर टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन एक कंट्री होती है। देखो हर एक कंट्री का, इस चैप्टर को समझिए, देखो ये कंट्री है, समझ लो कोई कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। क्या कंट्री का सारा एरिया हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं? भाई आप जहाँ पे रहते हैं क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। बिल्डिंग से भाई सब लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए, तो पीपल वी नीड प्लेस टू स्टे, दैट इज होम्स, ठीक है, ये एक होगा। दूसरा, कुछ माउंटेनियस एरियाज होंगे, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। कुछ रिवर्स होंगे, ठीक है, कुछ लेक्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स होंगे, ठीक है, खाड़ी एरिया जो होता है, ठीक है, इस तरीके के एरियाज होंगे जहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। कुछ आपके डेजर्ट एरियाज होंगे। सो दीज आर डिफरेंट प्लेसेस वेरिन यू कैन नॉट डू एग्रीकल्चर एट ऑल। इन जगहों पे आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते हैं, तो आपका फूड प्रोडक्शन तो हिट हो जाएगा। क्या किसी देश के चप्पे चप्पे में आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं? नहीं। एग्रीकल्चर बहुत सीमित लैंड पे ही हो सकता है, और उस लैंड से सबको फीड करवाना है, एवरीवन हैज टू बी फेड। सो इसीलिए एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी ऑन दिस चैप्टर वी विल सी कि कैसे साइंटिफिक मेथड से हमने क्रॉप के प्रोडक्शन में और उसके मैनेजमेंट में चेंजेस लाए हैं, हाउ सम साइंटिफिक मेथड्स हैव इन्वॉल्वड इन ऑर्डर टू डू मोर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, so let's begin this chapter people. All organisms first of all would require food and energy, ठीक है। सारे organisms को क्या रिक्वायरमेंट होगा? फूड का और एनर्जी का। थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहिए, ये आपके नोटबुक में भी, मैं ज़्यादा नोट नहीं करने बोल रहा हूँ, आप घर पे जाकर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो हेडिंग्स होंगे उनको नोट करते रहिए। और मेरे हिसाब से मेंटेन डिफरेंट बुक्स फॉर साइंस, मैथ्स और एसएसटी के लिए अलग अलग नोटबुक्स मेंटेन कीजिए, क्योंकि जब आप व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फटाफट फटाफट ऐसा पढ़ लेना है, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा है। फिर आप ढूंढते बैठेंगे किसमें क्या है, ठीक है। सो इट्स ओके। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स वुड रिक्वायर फूड एंड एनर्जी। सारे ऑर्गेनिजम्स का रिक्वायरमेंट है भाई साहब, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बी वेरी प्रिसाइज, नॉट द डेड वंस, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुड रिक्वायर फूड एंड एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए भाई साहब किसके लिए आपका एनर्जी चाहिए? किसके लिए? ग्रोथ एंड सस्टेनेंस। नाउ व्हाट इज ग्रोथ? जैसे आपका एक ग्रोथ पीरियड है, ठीक है, आप अभी बड़े हो रहे हैं, सो आफ्टर 25 ईयर्स आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, कुछ नहीं बढ़ता है, तो क्या ग्रोथ बंद हो जाता है?
क्या मेरी उम्र में ग्रोथ होगा? लेट्स से आई एम 40+, मेरी उम्र में ग्रोथ होगा? आपके मम्मी पापा का ग्रोथ होगा? नहीं होगा। तो खाना क्यों खा रहे हैं? तो उनसे मतलब व्हाई आर दे ईटिंग फूड देन? अगर फूड आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है, हाँ, सर्वाइवल, ओके, टू प्रोड्यूस एनर्जी, लेकिन क्या ग्रोथ नहीं होगा? देखो, आप जब बड़े हो रहे हैं तो 25 साल तक आपका हाइट का ग्रोथ होगा, आपके बॉडी का ग्रोथ होगा, लेकिन उसके बाद ग्रोथ बॉडी का नहीं होता है। लेकिन हमारे बॉडी में हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हैं, और ये सेल्स कंटिन्यूसली मरते रहते हैं और उसके जगह पे नए सेल्स आते रहते हैं। आप नाखून देख लो ना, नाखून आप काट देते हो तो फिर से नए आ जाते हैं, ठीक है। नाखून तो मतलब नॉन लिविंग सेल्स हैं, इसलिए आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर ब्लड सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी सेल्स, दे आर कंटिन्यूसली डीजेनरेटिंग एंड न्यू सेल्स आर टेकिंग देयर प्लेस, उनके जगह पे नए सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चला। तो क्या ये ग्रोथ है? बिल्कुल ग्रोथ है भाई साहब। 25 साल के बाद इंसान का हाइट या बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स है वो तो मर रहे हैं ना, वो रोज मर रहे हैं, और उसकी जगह पे रोज नए सेल्स पैदा हो रहे हैं। तो इजंट दिस ग्रोथ? इट इज ग्रोथ, राइट, ठीक है। सो इस तरीके का ग्रोथ होगा। तो इसीलिए एकदम बचपन से लेकर बुढ़े इंसान तक सबको फूड की जरूरत है। ऑल ऑर्गेनिजम्स विल रिक्वायर फूड एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड सस्टेनेंस, ठीक है। पहला तो हो गया ग्रोथ आपका। तो ऐसा मत समझिए कि 25 साल के बाद कोई ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ होगा भाई साहब, ग्रोथ होगा, लेकिन अलग तरीके से होगा, अलग तरीके से होगा, ठीक है। सस्टेनेंस मतलब क्या होता है? व्हाट इज सस्टेनेंस? व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेंस? सस्टेनेंस मतलब जो आपका है, बॉडी को वैसा रखने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, द वे योर बॉडी इज, ठीक है। साइकिल चलाते हो, राइट, साइकिल की सर्विसिंग करनी पड़ती है ना भाई साहब, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चले। बाइक चलाओगे, बाइक की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। 4 व्हीलर चलाओगे, 4 व्हीलर की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? बंद पड़ जाएगी, आपका ऑयल सब बेकार हो जाएगा, आपका गाड़ी बंद पड़ जाएगा, ठीक है। सो इसको सस्टेन करने के लिए भी हमको फूड एंड एनर्जी, हमारे बॉडी को आगे चलाने के लिए भी इसकी मेंटेनेंस की जरूरत है, ठीक है। वी वुड नीड मेंटेनेंस, ओके। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। फूड कहाँ से आता है भाई साहब? फूड एक तो होता है वेजिटेरियन फूड, जो आपका भाई साहब वी गेट इट फ्रॉम द क्रॉप्स, एंड वन इज नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। एग्स हो गए, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारा आपका नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके, चलिए। नाउ फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर वेरियस फंक्शंस। फूड जो हम खाते हैं वो किन चीजों में यूटिलाइज होता है? वेयर इज इट यूटिलाइज्ड, ठीक है। सो फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक डाइजेशन, डाइजेशन में फूड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर डाइजेस्टिंग, ओके। व्हाट एल्स इज इट इन्वॉल्व? रेस्पिरेशन में फूड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में फूड इन्वॉल्व हो रहा है, ओके। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और क्या है? एक्सक्रीशन, ठीक है। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज व्हाट? डाइजेशन इज व्हाट पीपल? डाइजेशन मतलब फूड को पहले ऑब्जर्व करना, मतलब आपका फूड जो है वो रॉ फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज डाइजेशन? बेसिकली अगर आप देखोगे, फूड इज व्हाट? फूड जो है उसको अपन रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। अभी इस फूड का ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है, ठीक है, फूड के ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं क्या? डाइजेशन। दिस इज नोन एज डाइजेशन, ठीक है। तो द फूड दैट इज कंज्यूम्ड इन अ रॉ फॉर्मेट, ठीक है। हम फूड भाई साहब अपने टेस्ट के हिसाब से और अपने जरूरत के हिसाब से फूड को कंज्यूम करते हैं। इसका ब्रेकडाउन होता है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ब्रेकडाउन किन किन चीजों में होता है आप पढ़ चुके हैं? क्या क्या हो जाएगा बोलो? कार्बोहाइड्रेट्स, so this will be carbohydrates, okay, proteins, ठीक है, proteins, fats, vitamins, minerals, ठीक है, vitamins and minerals। आपने जिस फूड को भी खाया, चाहे वो भाई साहब राइस हो, भाजी हो, चपाती हो, whatever you have eaten, ठीक है, it will not be, आपके रगों में चपाती नहीं दौड़ रहा है, ठीक है, आपके खून में भाई साहब राइस नहीं दौड़ रहा है, आपके खून में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें दौड़ रही हैं, जो आपको कहां से मिलती है? फूड से मिलती है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका डाइजेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बोलो? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन बेसिकली आपका जो फूड है वो किस फॉर्मेट में रहता है? ग्लूकोज फॉर्मेट में। ये आपका भाई साहब ग्लूकोज है, ठीक है। ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये क्या कर रहा है? इसको जला रहा है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करवा रहा है?
6CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रोड्यूस होगी भाई साहब आपकी एनर्जी, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। C6H12O6 प्लस 6O2 ये आपका रेस्पिरेशन है। आप कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट कर रहे हैं, यहां से आ रहा है, और आप देखोगे जैसे समझो ये कोई मिरर समझिए, ये भाई साहब आपका एक ग्लास है, देखो मॉइस्चर आ गया, तो इसका मतलब जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो इसमें वाटर भी जा रहा है, ठीक है। और क्या जा रहा है भाई साहब, आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इस एनर्जी से आप दो चीजें कर रहे हो, सारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज, साइकिल चला रहे हो, पैदल जा रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, ये सारे आपके एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो गए। और एनर्जी किस दूसरे चीज में इस्तेमाल होती है बच्चा बॉडी, इंटरनल एक्टिविटीज, आपका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, आपका ब्रेन का एक्टिविटीज हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इसमें भी एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब रेस्पिरेशन। नाउ वी कम टू द अदर पार्ट विच इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। आपके बॉडी में, ठीक है, जो खाना आपने खाया, ठीक है, उस खाने में से ये सारी चीजें अब्जॉर्ब हो गई, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी चीजें होंगी जो अब्जॉर्ब नहीं होंगी, जिनको बॉडी की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें बॉडी के लिए क्या हो जाएंगी, टॉक्सिक हो जाएंगी। जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो पड़े पड़े सड़ जाएंगी ना, तो ये टॉक्सिक हो जाएगी। तो इसीलिए इनका बॉडी से बाहर जाना बहुत जरूरी है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ वर्ड्स और एक्सक्रीशन। इसमें हमारा दूसरे स्टमक वगैरह, किडनीज वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। आप यूरिन करते हैं, ये यूरिन क्या है, बेसिकली आपके ब्लड में से जो वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करता है, ठीक है। आपके ब्लड में से कंटिन्यूसली आपके किडनीज जो हैं वो आपके ब्लड में से इस वेस्ट को फिल्टर आउट कर रहे हैं। ये ब्लड में अगर चलता रहा, समझ लीजिए जिसका भी किडनी फेल होता है, तो किडनी फेल में क्या होता है, आपके जो वीन्स हैं उसमें क्या चलता है, गंदा खून जमा होने लगता है, आपका ब्लड जो है कंटेमिनेट होने लगता है, ठीक है। आपके टॉक्सिक वेस्ट दे आर नॉट गेटिंग रिमूव फ्रॉम योर बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स, बिकॉज ऑफ विच दे कीप ऑन पाइलिंग अप। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका एक्सक्रीशन। तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। सो फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर वेरियस फंक्शंस, दीज आर द वेरियस फंक्शंस दैट आर इन्वॉल्व, ठीक है, ओके। नाउ प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपको मालूम है कैसे, तो प्लांट्स क्या लेते हैं बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर हम देखेंगे, ये हो गया आपका 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दिस प्रोड्यूसेस व्हाट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, प्लस O2, 6O2, ये इन द फॉर्म ऑफ अ गैस है। बोलते हैं ना प्लांट्स लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, इस प्रोसेस से दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इनका ग्लूकोज, दिस इज बेसिकली ग्लूकोज, ठीक है। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट एंड दिस इज द वाटर पार्ट, ठीक है। और ये आपका ऑक्सीजन गैस है जो वो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, व्हाई डू वी कॉल दिस फोटोसिंथेसिस? फोटो मतलब क्या होता है, जहां पे लाइट का इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसमें लगेगा आपको सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। और सनलाइट कौन अब्सॉर्ब करता है, प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, ठीक है, प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, ये ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। सिंथेसिस मतलब क्या होता है बच्चा बॉडी, सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर बेसिकली कंबाइनिंग and this process is taking place. This process is known as photosynthesis. Are we clear on this one people? ठीक है, okay. अभी देखो while some organisms depend upon other organisms for their food, ठीक है, अलग अलग organisms है, कोई भाई साहब देखो जैसे ये प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ये भी प्लांट्स पे, ये कोई दूसरा चीज खा रहा है, ठीक है। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स हमारे क्या होंगे, प्लांट्स विल ऑलवेज बी द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्लांट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे प्लांट्स, दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस फूड, ठीक है। तो ये
फिर प्लांट्स को किसी और एनिमल ने खाया, उस एनिमल को किसी और एनिमल ने खाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, ठीक है, द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ते ही जा रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, इसके साथ साथ फूड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। फूड रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, फूड रिक्वायरमेंट विल also increase. So along with the growing population, the food requirement is also increasing. क्या हमारा लैंड बढ़ रहा है? नहीं। क्या हमारा एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ रहा है? नहीं, वो तो उल्टा कम होता जा रहा है, क्योंकि अभी तो शहर में परिवर्तित हो रहे हैं हम ना। वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग इनटू द अर्बन एरियाज, द रूरल एरियाज आर कंटिन्यूसली चेंजिंग इनटू अर्बन एरियाज, और जितना ये होता रहेगा उतना आपका एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जाएगा। इसीलिए हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत एफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत एफिशिएंट होना पड़ेगा, मतलब कम जगह पे ज्यादा पैदावार होनी चाहिए, ठीक है। इन अ स्मॉल एरिया यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है। सो द स्मॉल एरिया में आप ज्यादा फूड प्रोड्यूस करेंगे। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ओके। द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, फूड रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो क्रॉप प्रोडक्शन भाई साहब आपका क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। वरना क्या होगा भाई साहब, आप बोलेंगे कि भाई पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा, हमारा लैंड एरिया तो नहीं बढ़ रहा है, अभी जो पॉपुलेशन बढ़ा वो मर जाएगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं फूड के चलते। एक बहुत बड़ा फेमीन हुआ था जिसको हम बोलते हैं बंगाल फेमीन, ठीक है। बंगाल फेमीन, फेमीन मतलब होता है सूखा पड़ना, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है फूड का, और उस टाइम पे सूखा पड़ा था वेस्ट बंगाल में, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जिसके चलते लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। फूड स्टारवेशन का मामला हो गया था, लोगों के पास भाई साहब खाना नहीं था, फूड स्टारवेशन से लोग मर रहे थे, ठीक है। मैं आपको अपने ही जीवन का एक कहानी बता रहा हूँ कि मेरे जो दादाजी थे ही वॉज बेसिकली अ डॉक्टर, ठीक है। तो मतलब वो तो रिटायर कर गए थे, तो मैं देखता था वो, मतलब अपने, मैं जब गांव में जाता था तो वो जो जिस रूम में वो बैठते थे उस रूम में एक ऐसा डब्बा रखा रहता था, और उस डब्बे में रहता था चावल, और एक छोटी सी कटोरी रहती थी। तो कोई भी आता था हम लोग उसको कटोरी भर का चावल दे देते थे। तो ऐसे भिखारियों की लाइन भाई साहब सुबह से लगा ही रहता था, कोई ना कोई आ ही जा रहा है, ठीक है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही दादाजी से पूछा, मतलब दादाजी खुद दे देते थे या तो जो भी वहाँ पे रहता था मौजूद वो दे देता था। तो मैंने ऐसे ही दादाजी से पूछा, ये जो आप कर रहे हैं इनकी समस्या का निवारण तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ, मतलब गरीबी तो नहीं जा रही है, चलिए आपने एक टाइम का खाना उनका दे दिया, लेकिन गरीबी तो नहीं जा रही है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। तो वो हंसने लगे, वो बोले कि हाँ तू जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन ये मैं इन पे तरस खा के नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी आदत बन गई है। और मैंने पूछा ये आदत कैसे होती है, ठीक है। तो वो बोलते थे कि उस टाइम पे बंगाल फेमीन जब हुआ था तब वो डॉक्टर थे और वो गांव में जाते थे ऐसे, और गांव में जाकर देखते थे कि लोग बीमार हैं तो वो दवाई देते थे। लेकिन दवाई का असर तभी हो सकता है ना जब आप खाना पीना कर रहे हो, खाना ही नहीं है लोगों के पास, ठीक है। तो अक्सर उनके बैग में ऐसे पोटली भर के चावल रहते थे, भाई वो दवाई भी देते थे और साथ ही साथ पोटली भर का चावल भी देते थे, वरना वो बीमार ठीक ही नहीं होगा, उसके पेट में अन्न का कोई दाना ही नहीं है, तो दवाई जाकर क्या काम कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से उनकी आदत पड़ गई थी, ये चावल की पोटलियां देना ये उनकी आदत पड़ गई थी। तो ये जो आज की तारीख में रिटायर होने के बाद जब वो दे रहे थे, ये किसी को रहम करके नहीं दे रहे थे, ये उनकी आदत पड़ गई थी, ठीक है, कि ठीक है यार दे दो, किसी का पेट भर जाएगा, ऐसा, ठीक है। सो द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो कहने का मतलब ये है कि बंगाल फेमीन या ऐसे बहुत सारे फेमीन्स हुए थे जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए थे। आपके जीवन में आपने कोरोना का तांडव देखा है ना, 2 साल 3 साल जो भी है, और आप सुनते ही रहेंगे कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन ये तादाद जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू द वन दैट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पे बहुत सारे लोग मारे गए, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली डाइड, एंड ऑल ऑफ देम डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन के चलते ये मारे गए। स्टारवेशन मतलब क्या होता है, फूड नहीं है, ठीक है, देयर इज नो फूड, स्टारवेशन से मर रहे थे लोग, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो वही हमारे लिए चैलेंज बन जाता है कि कैसे कम जगह पे हम ज्यादा पैदावार करें, कैसे कम जगह पे हम ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करें ताकि इन सबको खाना मिले, ठीक है। तो इसीलिए हमको बहुत एफिशिएंटली क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा।
और क्रॉप प्रोडक्शन अगर करना पड़ेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन को समझना पड़ेगा साइंटिफिक तरीके से। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? एनी क्वेश्चन? सम नो क्वेश्चन? सम बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। रेगुलर प्रोडक्शन, अभी रेगुलर प्रोडक्शन का चैलेंज क्या है कि क्रॉप जो होते हैं वो आपके सीजनल होते हैं, ठीक है। गर्मी के सीजन का क्रॉप होता है, बरसात के सीजन का क्रॉप होता है, ठीक है, ठंडी के सीजन का क्रॉप होता है। तो इनका रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, दे शुड बी प्रोड्यूस्ड रेगुलरली, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दिस शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि क्रॉप प्रोड्यूस करने यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया, जंगल बना दिया। जंगल बनाओगे तो कोई भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने भाई साहब यहाँ पे एक पेड़ लगाया, उसके साइड में एक और लगा दिया, उसके साइड में एक, तो ये क्या होगा, जितना भी आप यहाँ पे फर्टिलाइजर डालोगे सब लोग फाइट करेंगे और फाइट करने में कोई ना कोई मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तौर तरीके से इट हैज टू बी डन इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन इज टू बी डन इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। पहले आपको सॉइल को तैयार करना पड़ेगा, पहले आपको सॉइल को फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे, पानी सही टाइम पे देना पड़ेगा। ज़्यादा पानी डाल दोगे तो भी क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। जितना पानी चाहिए उतना ही देना पड़ेगा। फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी आपको टेक केयर करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कोई घास फूस तो ज़्यादा नहीं उग रहा है, क्योंकि घास फूस ज़्यादा होगा तो उनका न्यूट्रिएंट्स निचोड़ लेगा। तो ये सारे तमाम चीज़ों को आपको देखना है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो रेगुलर प्रोडक्शन के बाद आपका मैनेजमेंट आता है, प्रॉपर मैनेजमेंट। फूड प्रोडक्शन में या क्रॉप प्रोडक्शन में प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें, लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर रोज बने हैं कि नहीं, प्रॉपर उनको जगह मिल रही है कि नहीं, प्रॉपर उनको सनलाइट मिल रहा है कि नहीं। जितने भी आपके वीड्स वगैरह होते हैं, ये वीड जो घास फूस होते हैं, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनको उखाड़ फेंकना चाहिए, वरना ये क्या करेंगे, जो आपके क्रॉप से उनका न्यूट्रिएंट्स निचोड़ लेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो इसीलिए प्रॉपर मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। चलिए भाई साहब, अभी फूड प्रोड्यूस हो गया, लेकिन समझो ये कोई गांव है ए और ये कोई गांव है बी। इस गांव ए में राइस प्रोड्यूस हो रहा है, गांव बी, समझ लो ये शहर है, यहां पे राइस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यहां के लोग भाई साहब कितना ही खाएंगे। अगर ये जो राइस प्रोड्यूस हुआ यहां तक नहीं पहुंचा तो कुछ फायदा हुआ क्या? वो सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा। इतना वहां के लोगों को जरूरत नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट द फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड टू द एरियाज विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मतलब जिन एरियाज में फूड का रिक्वायरमेंट है वहां तक फूड प्रॉपर टाइम में पहुंचना चाहिए। अदरवाइज दिस विल अगेन क्रिएट अ फूड क्राइसिस, ये फूड क्राइसिस क्रिएट कर देगा, ठीक है। कोरोना के टाइम पे जब पहले पहले लॉकडाउन चालू हुआ तो लोगों के माइंड में ये था कि यार अभी फूड कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, मतलब हम खरीदेंगे क्या, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इमरजेंसी सर्विसेज को आप ब्लॉक नहीं करेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज मतलब ये फूड, मतलब आप ये डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? सो रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। इसको जरा डेफिनेशन को लिख लीजिए, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने, आपने भाई साहब क्या किया, एक गमला लाया और उस गमले में आप अपने घर में एक प्लांट लगा रहे हो, क्या उसको हम क्रॉप प्रोडक्शन बोलेंगे? नहीं। एक प्लांट लगा रहे हो, ये ज्यादा से ज्यादा 2 प्लांट लगा रहे हो, तो इसको क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बोलते। वी डू नॉट कॉल इट क्रॉप प्रोडक्शन। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरीके के प्लांट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड, आप जब उसको ग्रो करते हो कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, जब बहुत लार्ज स्केल में आप इसको प्रोड्यूस करा रहे हैं तब इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रॉप, ठीक है। आप भी नोट करते रहिए, ठीक है। When plants of the same kind, तो एक ही टाइप का प्लांट अगर आप बहुत लार्ज स्केल में एक जगह पे कल्टीवेट करा रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे क्रॉप। समझ में आ रहा है ये? तो जैसे समझो अभी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मट्टी उट्टी रहे, उसमें थोड़ा सा प्रे है, तो वो पेड़ जो हमने लगाया है क्या वो क्रॉप प्रोडक्शन है? नो, इट इज नॉट क्रॉप प्रोडक्शन। इक्का दुक्का पेड़ को हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बोलते, ठीक है। एक लैंड में आपने बहुत बड़े पैमाने पे एक तरीके का ही क्रॉप अगर ग्रो किया है तो उसको अपन बोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? एनी क्वेश्चंस? ओके,
क्रॉप, जैसे एग्जाम्पल क्या है, क्रॉप ऑफ व्हीट, ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड दैट आर ऑफ व्हीट। तो जितने भी प्लांट्स आपने ग्रो किए हैं सबके सब आपके कौन से क्रॉप्स हो गए, व्हीट क्रॉप्स, ठीक है, दे आर ऑल व्हीट क्रॉप्स, क्लियर है, ओके ओके ओके। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो अलग अलग, हाँ, राबी एंड खरीफ क्रॉप्स होते हैं, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक जैसे आपका सीरियल फूड्स होते हैं। सीरियल फूड्स मतलब क्या होते हैं, बता सकता है कोई? अब बहुत ऊपर तक चले गए, ओट्स, हाँ, सीरियल फूड मतलब क्या होते हैं? और यस, ओट्स इज अ सीरियल फूड, व्हाट एल्स? सीरियल फूड मतलब होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स तो सारे फूड से मिलेंगे। सीरियल फूड मतलब जो कॉमन फूड होते हैं, जैसे चावल, रोटी, ठीक है, इनको आप एक किसी दाल के साथ या भाजी के साथ खाते हैं, तो दीज आर बेसिकली सीरियल फूड्स, ठीक है। हर घर में रोटी बनता होगा, हर घर में चावल बनता होगा, ठीक है, सो ये कॉमन चीज है, सो दीज आर नोन एज सीरियल फूड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, सीरियल फूड्स। जैसे आपका राइस हो गया, ये एक सीरियल फूड है, व्हीट हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे आपके भाई साहब क्या हो गए, सीरियल फूड्स, ठीक है। तो राइस इज अ सीरियल फूड, ज्वार, ठीक है, बहुत सारे जगहों पे खाया जाता है ये, तो दिस इज अ सीरियल फूड। देन वी हैव मेज, this is a cereal food. Then we have wheat, which is a cereal food. So all of them are basically what? Cereal foods. Are we clear on this one people? ठीक है, okay, so all of these are cereal foods. बाजरा, ठीक है, then रागी, ठीक है, ये सब आप खा चुके हैं, ठीक है, so these are cereal foods। मतलब कैसा है कि आप इनको हर घर में ये खाए ही जाएंगे, they will be consumed, सुबह शाम जब भी हो, but people will consume this, ठीक है। खाली भाजी या खाली दाल कोई नहीं खाएगा, राइट? या तो रोटी के साथ खाएगा या तो चावल के साथ खाएगा ना, तो ये जो रोटी या चावल है ये आपका सीरियल फूड हो गया, ठीक है। सिर्फ भाजी या दाल कोई नहीं खाएगा, इसके साथ ही खाएगा, सो दीज आर नोन एज सीरियल फूड्स। तो ये एक टाइप का क्रॉप हो गया और ये बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए, ठीक है, ओके। देन वी हैव वेजिटेबल्स, ठीक है, तो वेजिटेबल्स हो गया, जैसे गवार हो गया भाई साहब, देन वी हैव टोमेटो, ठीक है, सो दीज आर ऑल वेजिटेबल्स। देन वी हैव अरवी, जिसको हम बोलते हैं कोलोकैसिया, ठीक है, then we have bitter gourd, ठीक है, करेला, then we have brinjal, all these are different types of vegetables that we, chakwar, ठीक है, so these are different types of vegetables that we consume। then we have snake gourd, परवल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, then we have fenugreek, ठीक है, मेथी जिसको हम बोलते हैं fenugreek, so all these are different types of vegetables। और क्या है भाई साहब आपके फ्रूट्स, ठीक है, सो प्रोमोग्रेनेट हो गया आपका, then we have guava, then we have oranges, then we have bananas, mangoes, ठीक है, जैक फ्रूट, कटहल जिसको बोलते हैं, ये डिफरेंट टाइप के आपके फ्रूट्स हो गए, ओके। अभी कुछ देखिए हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमारे सीरियल्स के रिक्वायरमेंट है, हमारे वेजिटेबल्स के रिक्वायरमेंट है, हमारे फ्रूट्स के रिक्वायरमेंट है जो हम खाते हैं। अभी हम बात करेंगे फ्लावर्स की। फ्लावर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं। पूजा वगैरह करने के लिए फ्लावर्स यूज होते हैं, श्रृंगार वगैरह करने के लिए फ्लावर्स यूज होते हैं, डेकोरेशन वगैरह, शादी का मंडप जो सस्ता है उसमें फ्लावर्स यूज होते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना फ्लावर बुके, उसमें फ्लावर्स यूज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेंट्स में फ्लावर्स यूज होते हैं, सेंट के मैन्युफैक्चरिंग में फ्लावर्स यूज होते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इनका भी भाई साहब आपका क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। मैरीगोल्ड, रोजेस, आपने सुना रहेगा रोज वाटर, ठीक है, रोज वाटर होता है, गुलाब जल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ट्यूबर रोजेस, क्राइसैंथेमम्स, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं, पूजा या भाई साहब आपका डेकोरेशन या सेंट बनाने में, ठीक है, ये सारे तमाम चीज़ों में आपका बहुत बड़े पैमाने पे फ्लावर्स यूज होता है, ठीक है, ओके। देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स, लाइक अभी कुछ प्लांट्स होते हैं जो जड़ी बूटी के लिए यूज होते हैं। बाबा रामदेव का भाई साहब 5,000 करोड़ का इंडस्ट्री चल रहा है, ठीक है, इस पे ही चल रहा है सर, जड़ी बूटियों पे, ठीक है। जड़ी बूटियां मतलब ये जंगलों से इनको स्पेशली कल्टीवेट किया जाता है फार्म्स में और इनके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, आयुर्वेद जिसको हम बोलते हैं। और इस आयुर्वेद को पढ़ने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है। आयुर्वेद में ऑलमोस्ट सारे डिजीजेस का कुछ ना कुछ इलाज है, ठीक है। और ये सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनका भी बहुत बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन होता है। अलग अलग टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। कभी अगर आपने बाबा रामदेव का प्रोग्राम देखा रहेगा तो बोलते रहते हैं ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए। सो ये अलग अलग चीज़ों का वो बेसिकली नुक्स देते हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट
तो आपका वैसे हो गया भाई साहब गुलवेल, दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, अलग अलग यूजेस होते हैं। एस्परागस, दिस इज ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब फाइबर्स पे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, जो देख रहे थे हमने सिर्फ एक फ्लावर्स देखा जो हम खाते नहीं है, बाकी सब ऑलमोस्ट हम खाते हैं। अभी हम आते हैं फाइबर्स पे, ठीक है। जो यार्न, देखिए जूट, जूट मतलब एक बहुत मजबूत रस्सी होती है, ठीक है। तो इससे आपकी गोनियां बनती हैं, रस्सियां बनती हैं, ठीक है। ये जूट बैग्स, जो आपके ब्राउन कलर के गोनी होते हैं ना, वो बेसिकली जूट बैग्स हैं, दे आर बेसिकली जूट यार्न्स, ठीक है। ओके, देन वी हैव हेम्प यार्न, ऐसा हेम्प से भी बनता है, ठीक है, हेम्प भी एक प्लांट है जिससे ये बनता है। देन वी हैव कॉटन यार्न, इस कॉटन यार्न से आपके पास अभी क्लोथ्स बनते हैं, कॉटन क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली फाइबर्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज, इनका भी बहुत बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे कॉटन उगाया जाता है, ठीक है, कॉटन के हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। वी बेसिकली कल्टीवेट कॉटन इन अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। बोल क्या बोल रहे, बोल। नहीं, कॉटन इज नॉट अ सीजनल प्लांट, कॉटन के पेड़ जो छोटे छोटे नहीं होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, बड़े एकदम आम के पेड़ की तरह जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और उनके जो आपने देखा रहेगा, हाँ सीड्स रहते हैं और वो उड़ते रहते हैं, देखो, ठीक है, आपने देखा रहेगा वो, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉटन, ठीक है। हाँ, तो ये आपके कॉटन यार्न्स बनते हैं, इनमें से हम भाई साहब धागे निकालते हैं और इन्हीं धागों से आपके कपड़े बनते हैं, ठीक है, कॉटन। सो दीज आर ऑल्सो फाइबर्स, तो इस तरीके का क्रॉप हो गया। नाउ सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर फ्यूल्स, फ्यूल्स के लिए यूज होता है, मतलब लकड़ियां जलाने के लिए, ठीक है, जैसे राभेंडी, देन वी हैव पैरट ट्री, देन वी हैव जात्रोपा। देखो हमारे फ्यूल्स में क्या क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, लेकिन ये सारी चीजें महंगी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें महंगी है, ज्यादा करके ये सारी चीजें जो है तो मतलब जंगलों में मिलती हैं आपको, तो जंगलों से आप इनको यूज करते हैं। बहुत आज की तारीख में भी एक बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में अभी तक फ्यूल्स को, मतलब ऐसे जंगलों की लकड़ियों को फ्यूल्स यूज किया जाता है, ठीक है, लोगों के घर में जहां पे गैस अभी तक आया नहीं है, ठीक है। ओके, देन वी हैव बेसिकली व्हाट, these can be classified on the basis of season in which they grow, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अभी अलग अलग सीजनल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द सीजन। सो आपका जैसे हो गया यहाँ पे अलग अलग सीजन, देखो जैसे यहाँ पे बेसिस ऑफ सीजन्स, कहीं पे रेनी सीजन में कोई क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं, कहीं पे विंटर सीजन में आप कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कहीं पे समर सीजन में आप कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग सीजन में आप ग्रो करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है भाई साहब। द क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो यहाँ पे जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, तो अलग अलग जगहों पे, ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है, अलग अलग जगहों पे भाई साहब ये वेरी करता है, ठीक है, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ओके। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है। देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग जगहों पे भाई साहब अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है, ओके। जैसे डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक टाइप का क्रॉप हो गया खारिफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन इन इंडिया आर जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देयर आर टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स, अलग अलग दो क्रॉपिंग पैटर्न्स है। पहला है आपका खारिफ क्रॉप, ठीक है, तो खारिफ क्रॉप कब ग्रो होता है, दे आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, आपके रेनी सीजन में इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है, जून टू सितंबर में भाई साहब आपका ये खारिफ क्रॉप ग्रो होता है, ठीक है। तो आपके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, देखो खारिफ क्रॉप में एक हो गया पैडी, ठीक है, ठीक है, देन वी हैव बेसिकली मेज, ठीक है, ओके, देन वी हैव सोयाबीन, देन वी हैव ग्राउंड नट, देन वी हैव कॉटन, ठीक है। तो ये सारे एक्सेट्रा आर ऑल खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जरा फटाफट।
ओके डन, ठीक है। ओके, सो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट एक्सेट्रा आर ऑल खरीफ क्रॉप्स। ये सारे आपके भाई साहब हो गए खरीफ क्रॉप्स। नाउ वी टॉक अबाउट राबी क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो जो भी आप विंटर सीजन में क्रॉप्स ग्रो करते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इनका टाइम पीरियड कहां से कहां तक होता है, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, क्लियर है। तो दीज आर बेसिकली राबी क्रॉप्स। तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे आपके, वीट, देन व्हाट एल्स डू वी हैव, ग्राम, ठीक है, देन वी हैव पी, देन वी हैव मस्टर्ड, ठीक है, एंड लिंसी। ये सारे आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, दीज आर ऑल राबी क्रॉप्स, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड, ठीक है, दे आर ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ओके, सो बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। तो बहुत सारे जगहों पे आपको पल्सेस, ठीक है, मिलेंगे एंड वेजिटेबल्स भी मिलेंगे ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस दीज टाइप्स ऑफ पल्सेस आर आल्सो ग्रो, ठीक है, क्लियर है। So pulses and vegetables are grown during summer at many places. Okay, then we have, okay, so ये आपके राबी और खारिफ क्रॉप्स हो गए, ठीक है। ओके, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन। तो राबी क्रॉप्स कब ग्रो करते हैं हम, तो कौन कौन से मंथ्स हो गए जनरली, अक्टूबर से मार्च। ओके, और राबी खारिफ क्रॉप्स, तो ये इस कौन से सीजन में होते हैं, ये जनरली रेनी सीजन। तो मतलब जिन क्रॉप्स का वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है उनको हम इस टाइम पे ग्रो करते हैं। द क्रॉप्स विच वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर वुड बी ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। एनी क्वेश्चन यू हैव पीपल, आपको कोई क्वेश्चन है, नहीं, ओके। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बहुत सारे कल्टीवेशन होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज एक्टिविटीज और टास्क्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इनको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो पहला है आपका क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा है आपका क्या, सोविंग, सोविंग मतलब हम सीड्स को सो करते हैं, ओके। तीसरा है आपका क्या, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ऐड करते हैं। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, इरिगेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। सो दीज आर ऑल डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये अलग अलग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। सो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो वीड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे भाई साहब देखो वीड्स क्या है, ये फालतू के जो घास फूस उगाते हैं, जो क्रॉप्स नहीं, तो क्रॉप्स का न्यूट्रिशन निचोड़ते हैं, तो ये मेंटेनेंस में आता है, ठीक है। मतलब हम अगर क्रॉप लगा देंगे, चलिए उसको सही टाइम पे पानी दे भी दिया, क्रॉप उग भी रहा है, लेकिन क्रॉप के उगने के साथ साथ ऐसे वीड्स भी निकलते हैं जो क्या करते हैं, क्रॉप का न्यूट्रिशन निचोड़ते हैं, और जिससे क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, दे विल बिकम वीक। सो गेटिंग रिड ऑफ दीज वीड्स आर ऑल्सो अ नेसेसिटी, ठीक है। और फिर क्या है भाई साहब, आपका हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना, दिस इज बेसिकली हार्वेस्टिंग, ओके। देन वी हैव स्टोरेज, फिर हम इसको भाई साहब क्या करते हैं, प्रॉपर स्टोरेज बिन्स में रखते हैं, बेसिकली वी पुट देम इन स्टोरेज बिन्स, ओके। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है। एक क्रॉप को ग्रो करने के पहले ये पहला स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, तो आप सॉइल को टर्न करते हैं और उसको भाई साहब क्या करते हैं, लूजन करते हैं उसको भाई साहब। हाँ, क्यों करते हैं ऐसा, एक मिनट को बोले, हाँ मिनरल्स, सॉइल का बड़ा ये होता है, पार्ट होता है, उसको बराबर इसमें तोड़ा तो उसके तरह मिनरल्स प्लांट्स को मिलते हैं। ओके, आपका सर फर्स्टली ये सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरेशन और प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ओके। और क्या बोला आपने, एरेशन क्या होता है, व्हाट इज एरेशन, ऑक्सीजन के अंदर। तो आपका जो सॉइल है, देखो समझ लो ये कोई सॉइल का एक बड़ा सा चंक है, ठीक है, इसके अंदर एयर का घुसना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके अगर हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो क्या अभी इसमें एयर जाएगा, आराम से जा सकता है भाई साहब, ठीक है। नाउ एयर कैन इन, तो ये एयर का जाना जरूरी है, क्योंकि एयर से ऑक्सीजन नहीं जाता है, एयर से जाता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी जाता है, लेकिन एयर से जो प्राइमरली जाना चाहिए वो है आपका नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन हमारे रूट्स को जाता है,
ठीक है, ये नाइट्रोजन हमारे रूट्स को जाता है, ठीक है, क्लियर है। दिस नाइट्रोजन बेसिकली गोज टू द रूट्स एंड दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो हम सॉइल को टर्न करते हैं एंड लूज करते हैं, तो बेसिकली टर्न एंड लूज इन इट, ओके। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, तो ये रूट्स जो हैं ये बहुत डीप जाते हैं सॉइल में, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ये रूट्स जो है तो बहुत डीप तक जाते हैं, दे गो वेरी डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, तो जो लूज सॉइल, देखिए लूज सॉइल होगा तो ही तो वो अंदर जा पाएगा रूट्स, और रूट जा पाएगा तो प्लांट मजबूत बनेगा, ठीक है। और ब्रीथ एरेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो जैसे समझ लो यहाँ पे बिफोर एरेशन, ठीक है, और ये आफ्टर एरेशन, मतलब यहाँ पे जो सॉइल था देखो ये ठोस था, ज्यादा रूट्स अंदर नहीं जा पाए, लेकिन आफ्टर एरेशन देखो बहुत दूर तक जा रहे हैं, ठीक है। सो दे विल पेनिट्रेट और ब्रीथ भी कर पाएंगे इजीली, दे वुड बी एबल टू ब्रीथ इजीली एज वेल, ठीक है, ओके। द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, तो यहाँ पे लूजेंट सॉइल में आपके माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, माइक्रोब्स का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो यहाँ पे क्या करते हैं, they turn and loosen the soil, और इसमें क्या करते हैं, humus, इससे soil की quality बढ़ती है, the quality of the soil increases. Are we clear? Clear on this one people? Okay. बोलो। Sir, humus का form होगा तब कोई plants और animals dead हो गए, तो decompose होते हैं। तो कौन डिकम्पोज करेगा इनको? ह्यूमस तब फॉर्म होगा जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड होते हैं, ठीक है। मतलब आपका देखो समझ लो ये कोई फील्ड है, ठीक है, इसमें आपने एग्रीकल्चर किया, हार्वेस्टिंग कर ली, इसके रूट्स, इसके जो लीव्स है ये तो यही रहेंगे, ये धीरे धीरे क्या होंगे, सड़ेंगे। कौन सड़ाएगा इनको? कौन सड़ाएगा? आप प्लास्टिक फेंक दो वो नहीं सड़ेगा, आप कोई मतलब अपना कोई प्लास्टिक कोई चीज फेंक दो वो नहीं सड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें वो सड़ेंगी, और इनको सड़ाएगा कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जब ये करते हैं तो सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बढ़ जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ह्यूमस कम्स फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर जब ये अर्थवर्म जाता है तो वो क्रॉप्स को खाते हैं? नहीं, क्रॉप्स को नहीं खाएंगे, उनका फूड क्रॉप्स नहीं है, उनका फूड बेसिकली मिनरल्स हैं जो सॉइल में। जब अर्थवर्म जाता है, देखो अर्थवर्म जब समझ लो ये क्या है, एक सॉइल है, ठीक है। सॉइल में जब तुमने कभी देखा रहेगा, सॉइल में जब तुम पानी देते हो तो एकदम ठोस हो जाता है वो, है ना, तो पानी तो देना ही पड़ेगा तुमको, लेकिन ये अर्थवर्म क्या करेगा, ऐसे अंदर ही अंदर गुफा बनाएगा अपना, और जैसे जैसे वो गुफा बनाता रहेगा अपने आप भाई साहब वहां पे सॉइल क्या होता रहेगा, वो मुलायम रहेगा, ठीक है। मतलब सॉइल को ठोस होने नहीं देगा वो, पहली बात तो ये। और प्लस अर्थवर्म का फूड प्लांट्स नहीं है, अर्थवर्म डजंट कंज्यूम प्लांट्स और रूट्स, अर्थवर्म ये सब कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। अर्थवर्म इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ फार्मर। इनफैक्ट आप अगर गांव एरिया में जाएंगे ना तो आपको अर्थवर्म्स ऐसे मतलब ऐसे डब्बे में मिलेंगे, ठीक है। मतलब अभी गवर्नमेंट अर्थवर्म्स एक्चुअली प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, आप उसको फैलाओ अपने फील्ड में, आपका सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। दे विल बेसिकली इंक्रीज, अर्थवर्म इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ फार्मर, ठीक है, अर्थवर्म इज द बेस्ट। आपने कंपोस्टिंग का नाम सुना है? व्हाट डू वी मीन बाय कंपोस्टिंग? तो देखो कंपोस्टिंग में होता क्या है, आपने एक लैंड लिया, ठीक है, उसमें भाई साहब पूरा भर दिया, अभी यहाँ पे आपने अर्थवर्म्स भर दिए, आपने जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है एक बहुत बड़ा गड्ढा किया आपने, ठीक है, लैंड में, और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट पील्स हो गए, ठीक है, आपके सड़े हुए खाने हो गए, ये सब इसमें डाल दो और इसको बंद कर दो, ठीक है। तो बंद करने के पहले अगर तुम थोड़ा बहुत अर्थवर्म्स डाल दोगे, अगर अर्थवर्म्स नहीं डालोगे तो भी ये सड़ेगा, ये कंपोस्ट बोलते हैं हम इसको, और अगर तुम अर्थवर्म्स डालते हो तो ये हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग, दिस विल बिकम वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मच फास्टर प्रोसेस। जो चीज तुम्हारा मैन्योर बनने में 1 महीना लग रहा था, वर्मी कंपोस्टिंग में 15 दिन में बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर तुमने सिर्फ ये वेस्ट मैटर डाला
और उसको कवर कर दिया तो लगभग 1 महीने बाद तुम्हारा वो कंपोस्ट बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। लेकिन तुमने उसके साथ अगर कुछ अर्थवॉर्म्स डाल दिए तो वो 15 दिन में बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, फास्टर प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए अर्थवॉर्म इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ फ्रेंड। दे विल नॉट कंज्यूम प्लांट्स, नो दे आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम प्लांट्स, वो प्लांट्स नहीं खाते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अभी इन्होंने जैसे बोला कि आप ह्यूमस की बात कर रहे हैं, ह्यूमस कहां से आएगा? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से आएगा। लेकिन डेड प्लांट्स और एनिमल्स पड़े रहेंगे तो नहीं होगा, उन पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे तब जाकर ह्यूमस बनेगा, ठीक है। व्हेन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन दे विल फॉर्म दीज थिंग्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तब जाकर ह्यूमस बनेगा। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर। और होता क्या है कि आप अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ये चीजें मरने लगती हैं। किसी ने फर्टिलाइजर देखा है? व्हाइट कलर का होता है, उसको जब फार्मर्स लोग छिड़कते हैं ना, जनरली वो लोग प्लास्टिक पहनते हैं, ऐसे प्लास्टिक का ग्लव्स पहन के करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, वो आपके स्किन बर्न्स कॉज कर सकता है, ठीक है। तो वैसे तो आप सोचिए जो आपके हाथ के लिए गर्म है तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी उतना ही, वो तो उनके लिए तो भाई साहब बहुत हीट हो जाएगा, मर जाएंगे वो। तो बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर से होता क्या है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आप जितने फर्टिलाइजर्स को बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर्स को जितना आप बढ़ाएंगे, फर्टिलिटी क्या होती रहेगी? फर्टिलिटी आपकी क्या होती रहेगी भाई साहब? डिक्रीज होती रहेगी। द फर्टिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। द मोर यू इंक्रीज द फर्टिलाइजर्स, द फर्टिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते रहेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे ऑर्गेनिक मेथड से चीजों को करें। ओके, सो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ये इनको कौन डिकम्पोज करता है? ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स, in this way various nutrients held in dead organisms are released back into the soil. So जितने भी nutrients हैं वो they are released back into the soil, they get released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. ये plants इनको फिर से nutrients को absorb करते हैं, ठीक है। These are again nutrients. Okay, thus turning and loosening the soil is very important for cultivation of crops. तो इसीलिए loosen करना soil को बहुत जरूरी है, turn करना, loosen करना, it's very important for crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. तो इसी losing और turning को हम क्या बोलेंगे? tilling और plowing. So the process of loosening and turning of the soil is called tilling and plowing. तो इसको अपन tilling या plowing बोलेंगे। Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. This is done by using a plow that are made of wood or iron. तो इस plow को हम यूज करते हैं जो wood और iron से बना हुआ होता है, ठीक है। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. ठीक है, अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई होता है तो उसके लिए वाटरिंग की जरूरत पड़ती है, वाटरिंग बिफोर प्लाविंग। If the soil becomes very dry, then it needs watering before plowing. ठीक है, okay. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. जैसे बहुत बड़े बड़े पीसेस हो सकते हैं जो crumbs होते हैं, ठीक है, okay. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो हम क्या करते हैं? इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लान। तो आपका भाई साहब जितने भी क्रम्स होंगे उनको हम तोड़ते हैं ऐसा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो सोइंग के लिए और इरिगेशन पर्पसेस के लिए पहले हम उसको क्या करते हैं? लेवल करते हैं, ठीक है। वी बेसिकली लेवल। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो हम ये लेवलर से उसको भाई साहब लेवल करते हैं, वी बेसिकली लेवल इट आउट, ठीक है, ओके। लेवल करना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप पानी डालेंगे जो थोड़ा हाई लेवल पे होगा वहां से सारा पानी सड़क के लो लेवल पे आ जाएगा, तो जो हाई लेवल पे रहेगा उसको कोई पानी नहीं मिलेगा और सारा पानी इधर आ जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज लेवल्ड, ठीक है, ओके। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। मैन्योर मतलब होता है आपका फर्टिलाइजर, ठीक है। अभी दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, देखो ये मैन्योर ऐसे डाला जा रहा है, ठीक है। दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं या मैन्योर होता है, एक होता है आपका ऑर्गेनिक और एक होता है आपका केमिकल, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर में आपके रिजल्ट्स फास्ट होते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो जमीन को इनफर्टाइल बनाता रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में रिजल्ट थोड़ा धीरे आएगा, लेकिन वो जमीन को फर्टाइल बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग एज दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, ठीक है, क्लियर है। The soil is watered before sowing.
तो सॉइल को हम क्या करते हैं भाई साहब, पानी डालते हैं बिफोर सोविंग, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक इनटू दिस एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। बिफोर सोविंग सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन्स। तो आपका जो सॉइल है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो बिफोर सोविंग सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल इनटू साइज ऑफ ग्रेन्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना उसको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वेरियस टूल्स यूज, एक हो गया आपका प्लाउ, ठीक है। देन वी हैव बेसिकली हो, देन वी हैव बेसिकली व्हाट, कल्टीवेटर। तो प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर, दीज आर बेसिकली वेरियस टूल्स दैट वी यूज एज एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, ठीक है। ओके, यूज फॉर टिलिंग सॉइल, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये किस लिए यूज होता है, यूज फॉर टिलिंग सॉइल। तो हम करते हैं एडिंग फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। तो एक तो पहले हम फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, वीड्स को रिमूव करेंगे और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। सो दीज आर यूज फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। आज की तारीख में ज्यादा ये यूज नहीं होता है क्योंकि ट्रैक्टर्स आ गए बहुत एक्सटेंसिव तरीके से, लेकिन ये पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। हम ऐसे बैलों को हाँकते थे और ये बेसिकली, क्योंकि सॉइल को टिल करना बहुत मेहनत मशक्क़त का काम है। एक अकेला इंसान या 10 लोग जितना करेंगे 2 बैल उतना कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत एक्सटेंसिवली पहले यूज़ किया जाता था, टिलिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है, बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। तो ये लॉग ऑफ वुड होता है, देखो दिस इज बेसिकली अ लॉग ऑफ वुड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाउ शाफ्ट, ठीक है। एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। ऐसा होता है भाई साहब आपका प्लाउ शेयर, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ प्लाउ शेयर, ठीक है। सो ये आपका ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, देखो ये ऐसा नोकीला रहता है, कभी कभी ये पैर में घुस जाता है, बहुत दर्द होता है फिर, ठीक है। तो ऐसा नोकीला सा रहता है, ये यहाँ पे रहता है, देखो ऐसा रहता है, ये ऐसे, ठीक है। इसको हम हाँक रहे हैं तो ये जब ऐसे फावड़ों की तरह ये आता जाएगा, बाहर आता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक ट्राइंगुलर स्ट्रिप, इसको बार बार उठा के ऐसे डालना पड़ता है, ठीक है। ऐसे बैलों को हाँकते रहते हैं और इसको बार बार उठाते हैं और डालते रहते हैं, तो बैल ही पूरे काम को कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। प्लाउशेयर, हैंडल एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, अदर एंड अटैच टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। तो ये आपका देखो बीम से अटैच्ड है, तो ये हैंडल है भाई साहब और ये बीम से प्लेस्ड है, तो ये बीम की वजह से ये हाँक रहा है इसको, ठीक है। इट इज बेसिकली गेटिंग ओके। सो प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर, तो ये हो गया आपका प्लाउ एंड हो, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हो। सो व्हाट इज द हो, ये एक सिंपल सा टूल है देखो फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, कौन, एक्स्ट्रा प्लांट्स, जो तो हमको जो जरूरी नहीं है वो हमारे लिए वीड्स है ना, जो हमारे कल्टीवेशन में जरूरी नहीं है, जो बेकार के प्लांट्स उगते हैं, वाइल्ड प्लांट्स जो उगते हैं वो हमारे लिए वीड्स हैं। अभी वो प्लांट्स हो, ग्रास हो, कुछ भी हो, हमने कुछ चीज का कल्टीवेशन किया और उसके साथ साथ ये भी पनप रहे हैं तो वो हमारे लिए वीड्स हो जाएंगे, तो इनको रिमूव करना पड़ता है। फॉर रिमूविंग ऑफ वीड्स अ वेरी सिंपल टूल इज यूज फॉर लूजनिंग ऑफ सॉइल, इसको अपन वो बोलते हैं। लॉग ऑफ वुड और आयरन, तो ये हो गया आपका लॉग ऑफ वुड और लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन वर्क्स लाइक ब्लेड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ठीक है। तो ये आपका ब्लेड की तरह काम करता है। देन वी हैव बेसिकली व्हाट, कल्टीवेटर, ठीक है। नाउ डेज प्लाउइंग इज डन यूजिंग ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाई साहब किस तरीके का प्लाउइंग करते हैं, वी यूज बेसिकली ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स, ठीक है, ओके। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, तो हमारा टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है, ठीक है, ओके। सोविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो सोविंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड, तो फार्मर्स जनरली ऐसे सीड्स को यूज करते हैं जिनका ईल्ड ज्यादा है, ठीक है। दे यूज बेसिकली हाई ईल्ड। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग ना हो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। हाँ, ईल्ड मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, ईल्ड मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी। एक के साथ एक नहीं जोड़ दोगे भाई साहब, फिर सब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस इज बेसिकली दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, किसके लिए, इनको सफिशिएंट सनलाइट मिले, nutrients मिले as well as water from soil, so this allows the plants to get sufficient sunlight. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding, कभी कभी कुछ plants को हमको remove करना पड़ता है क्योंकि overcrowding हो जाता है, और ये weeds नहीं है, ये crop ही है,
लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा हो गया है कि दूसरों को नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा आपने हटा दिया, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली रिमूव, ठीक है। समटाइम्स ट्रेडिशनल टूल फॉर सोविंग, ये आपका ट्रेडिशनल टूल है फॉर सोविंग, ठीक है। फनल शेप टूल है। सीड्स आर फिड इनटू द फनल, यहाँ पे सीड्स हैं और ये भाई साहब गिरते रहते हैं नीचे, ठीक है। दीज आर बेसिकली पास्ड थ्रू 2-3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, तो इनके ऐसे पास होते हैं 2-3 पाइप से, दे हैव शार्प एंड्स। एंड्स पियर्स इनटू सॉइल एंड प्लेस द सीड्स इनटू सॉइल। सो ये एंड्स भाई साहब क्या होते हैं, ऐसे सॉइल में जाते हैं और सॉइल में ही इसको दबा देते हैं, मतलब आपको हाथ से नहीं करना पड़ता ये कार्यक्रम, ठीक है। यहाँ पे सीड्स होते हैं, इनको आप निकाल रहे हैं और ये सीड्स यहाँ पे ऐसे नीचे गिरते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स में और ये चलता रहता है, ठीक है। सीड ड्रिल टेक्निक क्या होती है? Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। आज की तारीख में हम ट्रैक्टर्स यूज कर रहे हैं और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल, ठीक है। ओके पीपल, वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो एज वेल, ठीक है। अभी मैं आपका मैथ्स देखूंगा, जस्ट वन मोमेंट पीपल।